आपने पढ़ा था यूएनओ के बारे में। यूएनओ किस तरह से स्टैब्लिश हुआ आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ स्टैब्लिश हुआ था। किन उद्देश्यों को लेकर उसकी स्थापना की गई थी, उसके कौन कौन से अंग थे, कौन कौन से उसके परमानेंट मेंबर्स थे, परमानेंट जो देश हैं वो उसके थे, और क्या क्या कार्य जो है वो यूएनओ कर रहा है आज भी राजनीतिक रूप से, वो क्या कार्य कर रहा है, और इसके अलावा मानवीय कार्य, मानव की रक्षा के लिए हेल्थ से संबंधित हैं, या फिर जो है यातायात से संबंधित हैं, या मानव के सांस्कृतिक विकास से लेकर संबंधित है, सभी प्रकार के कार्य जो है वो यूएनओ आज कर रहा है। आज हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, ये तो पता ही है हमें कि कोई भी युद्ध हो वो क्या, कुछ भी, चाहे वो जीते हुए देश हो चाहे वो हारे हुए देश हो, क्षति जो है वो दोनों की होती है। तो युद्ध को रोकने के कार्य किए जाते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्या है कि जो मित्र राष्ट्र जीते थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, तो हम ये नहीं कह सकते कि उनको क्या है कि युद्ध के बाद बहुत सारे प्रदेश प्राप्त हो गए हों विजित राष्ट्रों के, या उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत अच्छी हो गई हो, बल्कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है जब वो हुआ 1945 में खत्म हुआ, तो उसके बाद चाहे वो हारे हुए देश हो चाहे वो जीते हुए देश हो, सबकी स्थिति में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई। गिरावट इन द सेंस, जैसे पहले जो यूरोप की शक्तियां थी वो साम्राज्यवादी, अगर हम बात करें इंग्लैंड और फ्रांस की, ये साम्राज्यवादी देश थे और उन्होंने पूरे विश्व के अंदर बहुत जगहों पर अपनी कॉलोनीज स्टैब्लिश की थी, जहाँ के साथ ये व्यापार किया करते थे, और बाद में इन्होंने वहां पर अपना पॉलिटिकल आधिपत्य जो है, पूरा जो है वहां पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी कायम किया, जैसे भारत के ऊपर भी इन्होंने अपना राज्य की स्थापना की थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ये साम्राज्यवादी ताकतें हैं, ये जो साम्राज्यवादी देश थे, ये भी धीरे धीरे करके कमजोर होने लगे। इनको यहाँ पर भी क्या हुआ कि यहाँ पर जनधन की इतनी ज्यादा हानि हुई है कि इनकी पकड़ जो है वो दूसरे देशों के ऊपर कमजोर होने लगी, दूसरे देशों के ऊपर। और क्या हुआ कि जो, अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की जो राजनीतिक स्थिति है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, क्या स्थिति हुई है, तो उसमें क्या हुआ है कि साम्राज्यवादी देशों का विघटन हुआ है, और जो छोटे राष्ट्र हैं, छोटे राष्ट्र जैसे हम भारत की बात करें, या फिर हम इंडोनेशिया की बात करें, या अफ्रीका के और एशिया के और देशों की बात करें, तो धीरे धीरे करके उनको स्वतंत्रता प्राप्त होनी प्रारंभ हो गई। और ये स्वतंत्रता क्यों मिली? क्योंकि साम्राज्यवादी देश खुद इतने ज्यादा ताकतवर नहीं रहे कि वो दूसरे देशों के ऊपर अपने आधिपत्य को स्थापित कर सकते। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको जो है दूसरे देशों को, चाहते वो नहीं थे, ये नहीं चाहते थे कि भी आजादी मिले, लेकिन या तो वहाँ के राष्ट्रीय आंदोलनों की वजह से, भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन, आपने पूरा नेशनल मूवमेंट जो है वो पढ़ा है कि किस तरह से भारत में आजादी के लिए जो है वो लड़ाई लड़ी गई। और एक तो ये भी कॉज है आजाद होने का कि सब देशों ने अपने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ना प्रारंभ किया, और साथ ही जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं जो उनके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए थी, उनकी जो पकड़ है वो कमजोर होने लगी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। वहाँ की अगर हम देखें इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, और उनकी शक्ति इतनी नहीं रह गई थी कि वो इन प्रदेशों के ऊपर, इन राज्यों के ऊपर अपना अधिकार स्थापित रख सकते। तो आज हम देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ की स्थापना हुई है, ये तो हमने पढ़ ही लिया यूएनओ की स्थापना कैसे हुई थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के जो बहुत ही, जिन्हें कहना चाहिए ताकतवर राज्य हैं, उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देखेंगे केवल दो ही देश ऐसे बचे पूरे विश्व के अंदर, जो जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जिनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, यद्यपि उनके भी लोग मरे हैं आर्थिक रूप से, लेकिन ये इतने संपन्न थे कि इनके ऊपर ज्यादा इनकी इकोनॉमी पर फर्क नहीं पड़ा। तो केवल दो देश ऐसे हैं जो कि क्या है, एक तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उभरे हैं, और उन्होंने क्या करा, अपनी अपनी इकोनॉमिक स्थिति को ठीक कर, आर्थिक स्थिति को, मजबूत थी इन लोगों की, तो नहीं असर पड़ा, और इन लोगों ने क्या करा, दूसरे देशों को मदद करने का सोचा, जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिनके लोग
जो है वो मारे गए हैं, या असंख्य लोग बेघर बार हो गए थे, उनको खाने के लिए भोजन नहीं था, भूखे मर रहे थे, महामारी फैल रही थी। तो इन लोगों ने क्या करा, इन देशों ने कि दूसरे देशों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया और फिर उन लोगों की मदद करी और उन लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कार्य किए। तो ये दो देश कौन कौन से हैं? एक तो सबसे बड़ा आज भी डेवलप्ड कंट्री अमेरिका, यूएसए, है ना, यूनाइटेड नेशंस है, और दूसरा है रशिया, रूस, जहां पर की साम्यवाद की स्थापना हो चुकी थी। 1917 में साम्यवाद आ चुका था, और साम्यवाद आने के बाद ये साम्यवाद की जब स्थापना हुई थी तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1919 तक, 1918 में खत्म हुआ और 1919 में पेरिस का समझौता हुआ। तो उसके बाद जो है रशिया का ये मेन एम रहा कि वो साम्यवाद का प्रचार दूसरे देशों में करे, जहां तक पॉसिबल हो वो साम्यवाद की स्थापना, जैसे क्योंकि वो रूस के प्रभाव में आ जाएंगे तो साम्यवाद की स्थापना करे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी रशिया ने यही कोशिश करी है कि इसी शर्त पे वो हेल्प करेगा दूसरे देशों की, और उसने करी कि उसका जो सुप्रीम पावर है वो दूसरे देशों के अंदर स्थापित हो सके। जो छोटे राज्य हैं जहाँ पर साम्राज्यवाद था अब तक, इंग्लैंड और फ्रांस जहाँ पर मजबूत थे, वहां से साम्यवाद की पकड़ कमजोर हो और रशिया का आधिपत्य वहां पर स्थापित हुआ। साम्यवादी लोग, ये साम्यवाद को मानने वाले लोगों को बढ़ावा देना। तो दो मेन पावर्स जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उभरी हैं वो कौन सी है? अमेरिका और रशिया। सब बच्चे ध्यान रखेंगे, अमेरिका और रूस, दो जो है वो सुप्रीम पावर्स जो है आई आगे, और उन लोगों ने फिर पूरे जो विश्व के देश हैं उनके ऊपर अपनी जो है छाप, अमिट छाप जो है वो छोड़ी। तो आज देखते हैं यूरोप का पुनर्निर्माण। यूरोप का पुनर्निर्माण यानी किस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूरोप के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और दोबारा से उसको रीस्टैब्लिश करने की कोशिश जो है वो किस तरह से की गई। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, मतलब हमें क्या देखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कि यहाँ शांति स्थापित होगी, और अब राज्य अगर कोई लड़ते भी हैं आपस में तो उनको लड़ाई से रोकना, और इस प्रकार की स्थिति पैदा ना हो कि फिर से कोई वर्ल्ड वॉर जो है वो हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर को रोकने में तो बहुत सफल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ, नहीं हुआ है, और कभी भी किन्हीं देशों के बीच में टेंशन अराइज होती है या आपस में जो है मन मुटाव की स्थिति या तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ उनको रोकने के लिए भरसक प्रयास भी करता रहता है। लेकिन आज हमें देखना है कि उन देशों की स्थिति के बारे में जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे बड़े बड़े रूप से, तो उन लोगों को क्या क्या हानियां हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और उनकी स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन आने शुरू हुए। तो अगर हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समान ही, प्रथम विश्व युद्ध हमने पढ़ा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो परिणाम हुए वो भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मच गई, बहुत ज्यादा जो है वो चेंजेस हुए हैं। और ना केवल यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप के देश तो इसमें इन्वॉल्व थे, इसके अलावा हम देखते हैं अमेरिका, जापान और दूसरे देशों के ऊपर, विश्व के ऊपर जो है इसका प्रभाव पड़ा है। ना केवल यूरोप में बल्कि पूरे विश्व के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के परिणाम जो है वो बहुत ही घातक सिद्ध हुए हैं। इससे क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के होने की वजह से पूरे विश्व के अंदर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। बहुत सारे यूरोप में ऐसे देश थे जहां पर साम्यवादी नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया, उनको राजनीतिक क्षेत्र से भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, ना केवल यूरोप में बल्कि एशिया में, जिनमें हम बात कर सकते हैं जैसे चीन है, भारत है, बर्मा है, मलाया है, इंडोनेशिया है। यहाँ के लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया और प्रजातंत्रीय विचारों में यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ था कि जो यूरोप के प्राचीन राजतंत्र हैं वो समाप्त हुए थे और प्रजातंत्रीय सिद्धांतों की स्थापना हुई थी।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ, प्रजातंत्रीय सिद्धांतों की स्थापना हुई थी बहुत सारे देशों के अंदर। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो ये फासिस्ट शक्तियों का विनाश हो गया, जर्मनी में हिटलर था और इटली में मुसोलिनी था, इन दोनों साम्राज्यवादी शक्तियों का विनाश हुआ। और इसके बाद में क्या हुआ कि जो जीते हुए देश हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन लोगों की भी जो साम्राज्यवादी पकड़ थी और देशों के ऊपर एशिया और अफ्रीका में, वो कमजोर होने लगी और राष्ट्रवादी आंदोलन जो है वो तेज गति उनको प्राप्त हुई। और हम देखते हैं कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद भी बहुत सारे ऐसे देश हैं एशिया और अफ्रीका के जहां पर जो है वो स्वतंत्रता की स्थापना हुई। जैसे भारत है, 1947 में आजाद हो गया, इंडोनेशिया है, इसके अलावा बर्मा, मलाया, इन लोगों यहाँ पर भी प्रजातांत्रिक विचारों का विकास जो है वो प्रारंभ हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो हम ये देखते हैं महायुद्ध जो था, इसमें बहुत ज्यादा जन धन उत्पादन की प्राकृतिक संसाधनों का विनाश जो है वो हुआ था। जर्मनी की अगर हम केवल बात करें, जो इस युद्ध में हारा है, 23 लाख व्यक्ति इस लड़ाई में मारे गए थे। जापान में भी जो है वो 12 लाख व्यक्ति, और अकेले अगर हम बात करें रूस की, तो यहाँ पर 70 लाख व्यक्ति जो है वो मारे गए थे। तो अगर लाखों